या नेहरू, जिनको विश्व पटल पे देखा जाता है। शायद आप तो खुद इस बात को मानेंगे कि आप सावरकर का नाम जो है विश्व पटल पे नहीं ले सकते। देखिए, जिन नेताओं का ध्यान आईटी सेल के बजाय आईआईटी बनाने पे हो, आप उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, आप सोचिए ना, आप किन की बात कर रहे हैं? जिन्होंने आईआईटी बनाया। हम लोग इतने वर्षों से लगे हुए हैं आईटी सेल बनाने के लिए, आज तक उस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मोदी जी को कि उनके कार्यकाल में इतनी तेजी से हाँ, आप देखिए ना, कहाँ हुआ पहले कुछ आईटीआई बन जाते थे, आईआईटी बन जाते थे। लेकिन सर, आपने भी तो कहा कि हमने एम्स की आधारशिलाएं रखी है। खैर, अब तो वो एम्स गए कहाँ सर? आपने 13 एम्स की आधारशिलाएं रखी थी, वो कब तक पूरे हो रहे हैं? कईयों की डेडलाइन तो 2020 थी, कईयों की डेडलाइन 2021 है, तो वो क्या 2050 में पूरे होंगे? ऐसे एम्स का क्या फायदा जो कोरोना की वैक्सीन न बना सके? देखिए, हमारे देखिए बाबा जी के साथ करार है आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने, जो कोरोनिल, देखिए कितनी अच्छी दवा है वो। उसका कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है उसका बहिष्कार भी किया, उस पर चुटकुले बनाए। लेकिन जो सच बात है, देखिए, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देखिए, हमारी कोरोनिल कितनी इफेक्टिव है, ये आप जाके जितने भी ये इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए, आप तो उनकी हिस्ट्री देख के पता कर सकते हैं कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। अब वो बात अलग है कि इसको जो इस्तेमाल करने के जो दिशा निर्देश थे, उसका पालन उन्होंने ठीक से नहीं किया, जिसके चलते वो मृत्यु के प्राप्त हुए। लेकिन कोरोनिल में कोई, ये बिल्कुल सुरक्षित है और स्वदेशी है। अच्छा सर, ये हिंदू मुस्लिम सिलेबस जो मैंने ये 5-6 सालों में देखा है, काफी ज्यादा ऐड हुआ है, इसे आप एक उपलब्धि की तरह देखते हैं कि वाकई आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? सालों से कोई नया सिलेबस आया ही नहीं था। अब देखिए, वही इकोनॉमी, वही जीडीपी है, मार्केट, शेयर बाजार, ये क्या, ये सब। देखिए, बच्चों को कुछ नया चाहिए। आज के दौर में न्यू इंडिया में आप हिंदू मुस्लिम हो गया है ना। अब देखिए, कई तरीके के जिहाद भी आ रहे हैं। मोदी जी भी तो बोलते थे कि सर जीडीपी गिरती थी तो वो मनमोहन पे डायरेक्ट टारगेट करते हैं। लेकिन आजकल जो आपके आईटी सेल से पढ़े हुए बच्चे जो निकलते हैं, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि जीडीपी जैसी चीज नहीं होती थी। तो पहले एक जीडीपी होती थी, आपके दौर में जीडीपी है ही नहीं, ये कैसी बात हो गई? देखिए, पुराने जमाने में क्या कहा जाता था, मुंह नचवाया, जबकि मुंह नचवा जैसी भी नहीं थी। तो ये जीडीपी भी ठीक उसी तरह है। जीडीपी आप भी तो हंगामा करते थे। मुझे याद है, जब महंगाई बढ़ती थी तो वो पहुंच जाती थी, आपकी बहुत ही कद्दावर मंत्री हैं ईरानी, वो चूड़ियां भेजती थी। तो इस तरीके की चीजें आपने भी तो की हैं। हाँ, हम लोगों ने बिल्कुल की हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी उस वक्त अनजान थे। हम लोग उस सच से वाकिफ नहीं थे कि ऐसी कोई चीज होती भी है या नहीं। तो हम लोग बहाव में बह गए। लेकिन जैसे ही हमें उसके कारणों का पता चला, हमने तुरंत उस पे जो है एक्शन लिया, और बिल्कुल उस चीज का नाम भी नहीं लिया दोबारा। और हम तो मानते भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती है। देखिए, न्यू इंडिया में जीडीपी जैसी कोई चीज है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जीडीपी जैसी कोई चीज नहीं है, तो मतलब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये एक, देखिए, ये जैसे पुराने जमाने में था ना, मुंह नुचवाया, ये ठीक उसी तरह एक ढकोसला है जो पुरानी सरकारों ने जिसको हथियार बनाया, और जिसके दम पर काफी लंबे समय तक शासन किया। नहीं, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, 130 करोड़ का देश है, यहाँ पे आप आईटी सेल से बच्चे तो बना रहे हैं, बच्चे निकल भी रहे हैं, काफी अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं, उनके पास तर्क नहीं होते, या जैसा आप कह रहे हैं कि वो तर्क संगत लगे, ऐसे तर्क होते हैं ज्यादातर। तो वो अगर उनसे ज्यादा देर बातचीत करो तो वो, अगर उनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं, तो मैंने देखा है कि सामने वाले को डर होता है कि कहीं मार ना पड़ने लगे, तो वो उस तरीके से भी व्यवहार करने लगते हैं। ये बताइए सर कि जैसे ये बच्चे तो निकल ही रहे हैं, लेकिन उनका क्या करेंगे जो पढ़ने लिखने में अभी भी यकीन रखते हैं, जो किताबों को पढ़ते हैं, जो खबरों में रहते हैं, जो खबरों को समझते हैं, खास करके आज की मीडिया को समझते हैं। मतलब आपके हिसाब से कहा जाए तो, अगर मैं नहीं कहूँ तो अर्बन नक्सल हो गए, वामपंथी हो गए, या देशद्रोही हो गए, आप इनका क्या करेंगे जो ये पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं? ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी यकीन है कि किताब पढ़ने से कुछ होता है। मैं आपको बताऊं, अब ये न्यू इंडिया है, यहाँ पर आप जितना ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ेंगे, आप उतना ही ज्यादा ज्ञानवर्धन करेंगे। लेकिन लोग, देखिए, कहीं ना कहीं वो पुराने जो होता है ना, दकियानूसी सोच की किताबों में है। अरे क्या करिएगा किताब पढ़ के? इतने अच्छे हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड, देखिए, अभी नेहरू को मुसलमान बनाने की पूरी हमने जो कवायद थी, उस पर कहीं ना कहीं काफी काम हुआ है, आप देखिए। लेकिन लोगों को सिर्फ वही दिखता है कि हम किताबें पढ़ेंगे,
यही तो ज्ञान। दिक्कत है ना सर। अगर हाँ अगर मैं कहता हूँ कि अगर 130 करोड़ का देश है, यहाँ पे अगर 70 करोड़ लोग या कहें 50 करोड़ लोग आपके आईटी सेल की बात मानते भी हैं, तो बाकी के लोग जो है वो किताबों में यकीन रखते हैं, उनको कैसे अपने साथ जोड़ेंगे आप? देखिए, हमारा आईटी सेल जब एक, अभी तो खैर इसकी शुरुआत हुई है, और आने वाले टाइम में जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कि एक टाइम पर हम विश्व गुरु बनेंगे, और इस आईटी सेल की उसमें अहम भूमिका होगी। और ये जो लोग आज हमारी 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 सोच पर, हमारे विचारों पर जो है आघात करते हैं, उस पे जोक्स बनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, तो वो मुझे लगता है उनको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जब हम मतलब एक ताकत बनेंगे, एक विश्व गुरु बनेंगे, तो ये उसी से तो सर, संभव है। आप हमेशा कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे बनेंगे, करीबन 6 साल आपके आपके आपकी सरकार को जो दूसरा टर्म है ये, कभी ऐसा दिखा नहीं कि मतलब भारत का बहुत ज्यादा डंका बचाओ। हालांकि जो आपके आईटी सेल से निकले हुए जो लोग हैं वो तो कहते हैं, मैंने घरों में भी लोगों से सुना है कि देखिए सर, जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेशों में डंका बजा रहे हैं। ये डंका कुछ दिखता नहीं। देखिए ना, ट्रम्प आए, ट्रम्प लोग कहते हैं कि ट्रम्प भारत के लिए बिल्कुल सही थे। आप भी गए तो आपने कह दिया आपकी बात ट्रम्प सरकार, पता नहीं आपके मन में क्या आया। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रम्प ने सिर्फ अपना फायदा देखा है। उसने हमको हथियार बेचे हैं, हथियार बेचे हैं, मतलब उसका फायदा हुआ। वो हम हमारे साथ उन्होंने कोई बड़ी ट्रेड डील नहीं की 6 सालों में, जब तक वो 4 साल 2016 में वो राष्ट्रपति बने थे। तो ये सारी चीजें भी हुई, लेकिन आप फिर भी वहां जाके कह आए कि आपकी बात ट्रम्प सरकार, या आपके प्रधानमंत्री कह आए। और इस बार आपने उस वक्त मन में नहीं आया था कि अगर बाइडेन जीत गए तो ये किस तरीके की कूटनीति थी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जी और आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज है, और मुझे लगता है कि जो आपने कहा ना कि उस वक्त ध्यान क्यों नहीं आया, देखिए ध्यान तो हमें था, क्योंकि हम आईटी सेल के छात्र हैं, हमें सब पता होता है। लेकिन क्या है कि कई बार हम जो भविष्य की हमारी जो संभावित योजनाएं हैं उसको अंजाम देने के लिए हम कई बार थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे कभी कभार आईटी सेल में जब हमारे नेटवर्क की बाधा आती है, तब भी हमारा काम जो है सुचारू रूप से चलता रहता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड ना भी हो पाए, कभी कभी तो देखिए हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाता है। आपने गौर किया होगा, क्योंकि जब हमारे छात्र बहुत ज्यादा मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाता है, फिर लोग ट्वीट करते हैं। तो हमारे छात्र जब अपनी अपनी किताबें उसमें बंद करते हैं, पढ़ाई अपनी स्टडी मटेरियल समेटते हैं, फिर उसका सुचारू रूप से चलता है। अभी एक आरटीआई में पता चला था कि जो आपने आरोग्य सेतु ऐप आपकी सरकार ने बनाया है, तो सरकार से सीधा सवाल किया गया था कि आरोग्य सेतु ऐप बनाया किसने। तो सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मेरा सवाल ये है कि सरकारों को दीपिका और रणवीर और इन सब की चैट्स निकल जाती हैं। चैट्स में क्या लिखा होता है, कितने ग्राम दो, कितने ग्राम लो, ये सारी चीजें पता चल जाती है। लेकिन सरकार से जब पूछा जाता है कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा कहाँ से आया, या आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाई, ये चीजें सरकारों को क्यों नहीं पता होती? देखिए क्या है, जैसे आपने पूछा आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया जी, तो अब मैं आपको क्या बताऊं किसने बनाया, क्योंकि इसमें हमारे जो आईटी सेल के पूरे देश भर के जो छात्र हैं, सबने अपना अपना योगदान दिया है। अब मैं कैसे कह दूं कि आईटी सेल जो ये आरोग्य सेतु ऐप है किसी एक ने बनाया, इसमें तो सबका योगदान है ना। तो आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। और जैसा हमारे मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। आईटी सेल ने बनाया है कि किसी कंपनी ने बनाया है? नहीं, देखिए हमारी आईटी सेल की भी कई सारी कंपनियां हैं, हालांकि उनको शेल कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हाँ, वो जो है एक, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पेपरलेस इकोनॉमी बना रहे हैं, तो कागज पे नहीं है ना वो, तो हम तो अपने नियम के मुताबिक चल रहे हैं। ये तो कुछ लोग हैं जिन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी की, तो उसी कदम में एक अगला कदम है उसी दिशा में हमारा, तो हम पेपरलेस कंपनी बना रहे हैं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन अडानी और अंबानी को कहाँ तक फायदा पहुंचेगा इन सब चीजों से? देखिए ऐसा है कि ये जो दोनों नाम आपने लिए, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं, हमें जो हमारे छात्रों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो अब देखिए वही है ना कि कुछ तुम दो कुछ हम दें, तो वही है कि एक हाथ से लेना देना। तो देखिए अकेले तो हमारे ऊपर भी बड़ा लोड आ जाएगा जब इतने सारे छात्रों का उज्जवल भविष्य हमारे हाथों में।
तो हमें कई बार होता है, हम उनसे कुछ टेक्नोलॉजी लेते हैं, कुछ ऐसी एप्स का सहारा लेते हैं, कुछ ऐसे फेक अकाउंट्स, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है उसके लिए, तो बदले में हम उनको थोड़ा बहुत देते हैं। और देखिए, आप चिंता मत करिए, कोई भी जंगल अगर उनको बेचा जाएगा, कोई भी एयरपोर्ट बेचा जाएगा, तो उसके बदले में हमें एक नया आईटी सेल हब सेंटर मिलेगा। तो आप देखिए, आप नाहक परेशान हो रहे हैं, आप देखिए ना, आप घूम फिर के हमारे ही पास आती है। तो ये एक साइकिल है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है पिछले 6 सालों में, ये मैंने देखी है कि आपके प्रवक्ता जो हैं, जब बैठते हैं, कोई इतिहास की चर्चा होती है तो नेहरू, गांधी, इन तमाम लोगों को घेरने में जुट जाते हैं। लेकिन इतिहास में ये भी चीजें लिखी हैं कि आरएसएस जो था वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से इत्तेफाक नहीं रखता था। गोलवलकर ने यहाँ तक कह दिया था कि हम सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं और हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जिसको व्यक्तिगत तौर पे इस आंदोलन में शामिल होना है वो जा सकता है, आरएसएस इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो आपका इतिहास भी तो कुछ ऐसा ही है, मतलब या कहें कि आपका इतिहास तो अगर आपके आईटी सेल वालों को तो नॉलेज है नहीं है पता नहीं, अक्सर लड़ने आ जाते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो जानता है कि आपका इतिहास क्या है। इस पे आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? देखिए, इतिहास क्या है कि कुछ ऐसे वामपंथी लेखकों ने इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया है। राइट विंगर भी तो है ना, तो राइट विंगर क्यों नहीं लिखते? देखिए, वो क्या है कि कुछ, अब हम हर किसी को तो नहीं कह सकते कि हमारे हिसाब से लिखो, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे ऊपर लांछन लगाते रहते हैं और इस तरह की किताबें लिखते रहते हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे उनको ग्लोरीफाई करते हैं, जो पुराने, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हमारे नेताओं ने, अब देखिए, लगातार रथ यात्रा निकाली और क्या कुछ नहीं किया। मतलब हम लोग कितना आगे का सोच रहे थे। मतलब लोगों को उस दौर में जब लोग जो है कंप्यूटर के पीछे पड़े थे, हम रथ यात्रा निकाल रहे थे। आप सोचिए ना। सर रथ यात्रा निकाल रहे थे? नहीं सर, रथ यात्रा निकाल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की एक प्रजाति तैयार कर रहे थे? देखिए, वो एक उसका एक हमारे समावेशी जो एक हमारा योजना थी उसका एक हिस्सा था। आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसे मुद्दों की जरूरत पड़ती है जिसके तहत आप जो है एक अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन सर अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप मानेंगे कि आपका आईटी सेल से जो निकले हुए जिस आईटी सेल की आप दुहाई देते हैं कि हमारा आईटी सेल का बच्चा निकला हुआ, अगर ये किसी अच्छे बुद्धिजीवी के साथ इसको कह दिया जाए कि थोड़ी चर्चा कर ले, तो आपके आईटी सेल से निकले हुए बच्चे आमतौर पे खामोश हो जाते हैं। हमने अपने आईटी सेल वाले बच्चों को समझा रखा है कि आप अपनी, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी से एक पत्रकार निकले हैं, वो आईटी सेल में है। हमारा ही दोस्त उनको जो है वो चुप करा देता है। हमारा ही दोस्त चुप करा देता है। कई घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो हमारे छात्र कई बार विफल हो जाते हैं उनके आगे, तो उनकी ट्रेनिंग इस स्तर की करी जाए कि वो तर्कसंगत हो और अपनी बातों को अच्छे से रख सके। वो कई बार हमारी शाखा में वो ध्यान नहीं देते बौद्धिक लेने में, पढ़ाई जब उनका वर्ग होता है तो वो कई बार जो है घूमने फिरने चले जाते हैं। और तो उन सब चीजों पे थोड़ा सा अनुशासन पे काम करना है। बाकी आप देखिए, बाकी छात्र तो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, आपको तो ऐसा तो लगता होगा ना कि कुछ किताबें भी दी जाए इनको। कब तक आईटी सेल और व्हाट्सएप पे भरोसे पढ़ाएंगे? किताबें, अब फिर वही चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हम पेपरलेस इकोनॉमी बना रहे हैं। तो किताबें अब आपको देखिए बीते जमाने की चीज हो गई। अब मैं तो सोच रहा हूँ किताबों को धीरे धीरे म्यूजियम की और म्यूजियम में शिफ्ट किया जाए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लाइब्रेरी की जरूरत अब नहीं। लाइब्रेरी की व्यवस्था करी है। और व्हाट्सएप पर आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़िए हमारे आईटी सेल के, आपको इतनी बड़ी संख्या में जो है हम पुस्तकें उपलब्ध करवाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मतलब वो किस तरीके की पुस्तकें होंगी? उसमें देखिए हर तरीके की पुस्तकें होंगी। उसमें इतिहास, हमारे जो भी हमारा पुरानी संस्कृति रही हैं और जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, सबको हमने उसमें पूरा ध्यान दिया है और सबका उसमें जिक्र है। तो आप उनको पढ़ें और अपने आसपास अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पूरी तरह निःशुल्क है, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है भारत को विश्वगुरु बनाने का, तो हम वो उस दिशा में तत्पर हैं। तो मतलब आपको लगता है कि ये सारी चीजें व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक यूनिवर्सिटी से बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे वो इससे विश्वगुरु बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और आप देखिए बन रहे हैं।
आप देखिए ना, हमारे साथ अभी फेसबुक से जुड़ी थी आखी दास जी थी, वो भी हमारे एल्यूमनाई रही हैं हमारे आईटीएसएल की। तो उनका उनका एक आप देखिए ना कितना अमूल योगदान रहा है, उन्होंने कितनी मदद करी हमारी। आप देखिए, अब सब कुछ आंखों के सामने है आपके। वो चीज तो दिख रही थी ना सर कि आखी दास किस तरीके से काम कर रही थी कि आपके जो हेड अब देखिए, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति फेसबुक में है और आईटी सेल से निकला, ये क्या कम बड़ी बात है? नहीं तो सर आपको नहीं लगता कि कई ऐसे मंत्री आपकी सरकार में हैं, मतलब जिनका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, या जिनकी डिग्री 2014 में कुछ और थी, 2019 में कुछ और हो जाती है? तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा पढ़ाई की ओर भी ध्यान अगर इनका होता, अगर आप वैसे मंत्री बनाते कि जैसे जो पढ़े लिखे नौकरशाह हैं आपकी सरकार से, मैंने देखा कि कई आर्थिक सलाहकार जो हैं जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने आपको सजेशन दिया, जिन्होंने आपको मशवरा दिया, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यम हो या कोई और हो, सब आपको धीरे धीरे छोड़ते चले गए। गवर्नर उर्जित पटेल आपके समय में थे, रघुराम राजन आपके समय में थे, इन सब सरकारों ने, इन सब लोगों ने आपकी सरकार में इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं निकले? ये जो लोग हैं ये या तो अपने पदोन्नति के लालच में जो है कि बड़ा पद मिल जाए, या फिर ये जो आपने कहा ना वो पढ़ने लिखने वाले लोग, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए आपकी सरकार में एडजस्ट नहीं हो पाए? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आईटी सेल से पहले ये जो है, जो आपने कहा ना, उसका जो नकली जो रूपांतरण आईआईटी और आईटीआई, ये सब उन संस्थानों से निकले हैं। आईटी सेल में अगर शुरू से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई होती तो आज रिजल्ट कुछ और होता। हाँ, अभी हाल ही में हमने देखा कि जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो इकोनॉमी को छोड़ के वो ये बताने में लगे हैं कि हमारे कितने मिलियन फॉलोवर्स हो गए ट्विटर पे। तो ये सारी चीजें है, एक गवर्नर है तो उसे चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था की चीजें देखे, ना कि ये बताए कि हमारे इतने मिलियन फॉलोवर्स हो गए। देखिए क्या है कि अब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, अब जो लोग जुड़े हैं वो अपनी मर्जी से जुड़े हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उनसे सहानुभूति रखते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उनसे सहमति है। तो जब वो जुड़ेंगे। हाँ, आपकी पार्टी में एक नेता है, फायरब्रांड नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ही आपके आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय जी, उनको लताड़ लगा दी थी कि जो शायद अमित मालवीय ने उनके खिलाफ भी कुछ कैंपेन चला दिया था आईटी सेल में। नहीं, देखिए बिल्कुल हक है, हमने अपने पार्टी के सभी नेताओं से कह रखा है कि अगर उन्हें कुछ हमारे आईटी सेल के जो कार्यकारी जो प्रणाली है उसमें कोई कमी लगती है या कुछ ऐसा गलत लगता है तो आप पूरी तरह से लताड़ लगाने के लिए स्वतंत्र है। जी जी बिल्कुल। नहीं तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी मन की बात में। इधर मैं कुछ दिनों से गौर कर रहा हूँ सर कि मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री है वो उन्होंने मन की बात को कम कर दिया है। बीते समय उन्होंने काफी मन की बात की, कैसे कुत्ते पाले जाएं, ये सारी चीजें उन्होंने कही। मैंने कभी मन की बात में ना किसानों का जिक्र सुना, ना बेरोजगारों के लिए सुना। तो ये मन की बात अचानक बंद क्यों हो गई? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो जाहिर सी बात है कि एकल संवाद में यकीन रखते हैं। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी की है 6 सालों में। तो ये मन की बात भी बंद हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है कि आप आते हैं 5 मिनट आधा घंटा करके चले जाते हैं। हमारे मोदी जी देखिए मन की बात कर रहे हैं, और बीच में तो ये हाल था कि पूरे पूरे हफ्ते हर दिन जो है मन की बात भी होती थी और लगे हाथ संबोधन भी होते थे और ऑनलाइन पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। अब देखिए हमारे माखन लाल के कई सारे जो हमारे टीचर थे उनका भी हुआ। जी जी, हालांकि मोदी जी द्वारा नहीं, लेकिन कुछ छोटे ऐसे ही छुटपुट हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने करवाया। तो देखिए काम सब हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कोविड के चक्कर में इकोनॉमी रुक गई, देखिए हमारी इकोनॉमी चलती रहती नहीं। तो सर क्या मतलब आरटीआई डाल के भी पता नहीं चलता कि मतलब कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया? आरटीआई देखिए, आरटीआई में क्या है, समय बहुत लगता है। आप आज आरटीआई दाखिल करेंगे, वो 30 दिन के अंदर, फिर नहीं हुआ तो 90 दिन के। देखिए ये सब पुराने तरीके हैं। आप आईटी सेल पे पूछिए ना, आप हमारे व्हाट्सएप के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आप सीधे पूछिए, आपको सामग्री मिलेगी। नहीं तो सर उस सामग्री पे यकीन कोई नहीं करता ना सर, बल्कि जब आप आरटीआई नहीं देते तो लोग कहते हैं कि देखो प्रधानमंत्री जरूर कुछ छुपा रहे हैं। फिर इस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, गोपनीय होती हैं, उनको हर किसी को नहीं बताया जा सकता। हर सरकार की अपनी एक कुछ मंशा होती है और वो ठीक है सर,
मैं मान गया आपकी आप बात। यकीन मानिए, हम ऐसा नहीं कि हम अपने छात्रों को बता देते हैं और बाकियों को नहीं, हम अपने आईटी सेल के छात्रों तक को नहीं बताते हैं। हम कई बार उन्हें भी मूर्ख बनाते हैं, आपको पता ही नहीं। इसमें उनका पैसा भी जमा है, लेकिन उन्हें नहीं पता है। ये मैं आपसे पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं, तो जी जी। ये मैं नहीं तो सर सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब पैसा तो आम जनता का है ना। जब आपने एक ही अपील पे आपने लोगों से कहा कि लोग पीएम केयर फंड में दान दे, तो आपको लगता नहीं कि लोगों को जानने का हक है कि उनका देखिए, पैसा पुरानी कितना कहावत है, पैसा है? नेकी जी कर और दरिया में डाल। तो जी उस कहावत का अर्थ आप, मुझे लगता है आपको बेहतर पता होगा कि आप जी जी बिल्कुल दान करके भूल जाइए, भूल तो जाइए। फिर आपको क्यों हिसाब चाहिए? पीएम केयर नहीं तो फंड हो सर या फिर कोई भी फंड हो, आप देखिए आपने दान किया, ठीक है, वो गया, वो सागर में चला गया, जी जरूरत पड़ने पर आपको मिलेगा। जी जी। नहीं, अभी अभी किसानों का मुद्दा जो है वो ताजा ताजा है कि बहुत लोग कहते हैं कि मोदी सरकार से जरूर लोग जो जो 6,000 जो किसान को मिल रहे हैं वो खुश है, लेकिन आप ही की सरकार का आंकड़ा है कि मात्र 6% किसानों को एमएसपी रेट पे खरीदी हो रही है। और आप जो कानून लाए हैं उसका भी व्यापक विरोध हो रहा है। हालांकि मीडिया उन कानूनों को भले उतने ढंग से ना बताए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि किसानों की, अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो गया तो किसानों की दुर्गति क्या होने वाली है। और आप बातचीत करने के लिए भी नहीं तैयार हैं। देखिए, हमारी बातचीत चल रही है, अभी क्या है, कोविड का दौर है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा मिलना जुलना कम करा हुआ है हमारी सरकार ने। लेकिन सर एक बार वैक्सीन आ जाए तो इस अभी पर व्यापक अभी चर्चा अभी होगी। अभी हैदराबाद में चुनाव है, हमने सुना कि प्रधानमंत्री और जो दूसरे नंबर के मंत्री हैं सरकार में, अमित शाह, वो हैदराबाद निकलेंगे। जेपी नड्डा हैदराबाद जा रहे हैं। बंगाल में आप लोगों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। हमने देखा कि 12-12 रैलियां जो है बिहार में हुई। तो मतलब उस समय कोविड कहाँ था सर? देखिए, कोविड वहीं था, लेकिन हम लोग कहीं और थे। हम लोग दिल्ली छोड़ के बिहार में थे। जी और कोविड क्या है, देखिए, कोविड का अलग सीन है। आप जितना ज्यादा इसका इलाज करेंगे, जितना ज्यादा इसका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको उतना ही घातक साबित होगा। जी बेहतर यही है कि आप आयुर्वेदिक काढ़ा पिए। और देखिए, जो लोग बड़े एम्स और एलएनजेपी में विश्वास रखते थे, आज देखिए सब बोध घाट पे जो है कहाँ गए। और जो लोग हमारे कोरोनिल पे विश्वास रखते थे, आप उनका रिकवरी रेट देखिए, आपको अंतर साफ पता चलेगा। देखिए, ये सर क्या है आप कि कुछ लोग बरगला देते हैं कि सर जो आप है, मेरा सवाल समझे नहीं। हाँ आप उन किसानों से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बताइए, रात के ठंड में आप उनके ऊपर वाटर कैनन चलवा देखिए, रहे हैं, आंसू हम गैस ये के देखना गोले चाह रहे चलवा हैं रहे कि हमारे किसान में कितनी सहनशीलता है। आप समझ नहीं हैं। रहे हैं, कई बार देखिए क्या है, कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। अब हम उनको, जैसे बहुत मीडिया में आलोचना हुई कि हमने वाटर कैनन चलाया, जी तो जी भाई देखिए, इससे हमारा जो किसान है वो और मजबूत होगा, उसकी जो जी। सहनशीलता है उसके स्तर में काफी बढ़ोतरी होगी। और आप नहीं यकीन सर, मानिए, तो यही चीजें जब पुरानी पूर्ववर्ती सरकारें करती थी तो आप तो कहते थे कि ये असंवेदनशील है, ये वो क्या जमहूरियत करते में थे, वो ये गलती चीज। करते थे, वो गर्मियों में करते थे अक्सर। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी जाड़ा भी है तो इसमें बेहतर उनकी किस तरह से, अब देखिए, अब गर्मियों में तो वो मजे लेंगे, उनका नहाना धोने के कार्यक्रम होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत छोटी सी चूक है और हमने उसको दुरुस्त किया, हमने इस चीज का खास ध्यान रखा। अब हालांकि ये बात कुछ लोगों को, मुझे भी ये लगता है कि इतनी सर्दी में, लेकिन अब क्या कीजिएगा, किसानों का जो नहीं उनका तो बातचीत भी तो सर रास्ता है ना। आप उनसे बातचीत तो तो, बात कीजिए। हाँ या बातचीत, फिर किसी अडानी या अंबानी ने आपको रोक रखा है कि आप किसानों से बातचीत मत कीजिए? नहीं देखिए, हम लेकिन बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चाह रहे हैं ना कि देखिए, अभी हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, असल बात ये है। तो हम बातचीत कर लेंगे तो फिर मीडिया में कवरेज किस चीज की होगी? तो थोड़ा सा ये, उनको भी कंटेंट देना होता है। हमारे जो आईटी सेल से पत्रकार निकले हैं, तो फिर वो हमसे मांग करते हैं कि अरे आपने जो है मिडिल क्लास को पैकेज दिया, एमएसएमई को दिया, हमारे लिए क्या जी, दिया? तो ये देखिए, ये एक हिडन पैकेज होता है जो जो हम हर पत्रकारों हफ्ते, को दिया। हाँ, अपने पत्रकारों को देते हैं, जिससे उनकी टीआरपी आती है। अच्छा, नहीं सर, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ये बताइए, हम जैसे पत्रकारों के लिए भी आपकी मीडिया संस्थान में जगह होगी या नहीं? देखिए, अब ये तो आपको जो है उसके लिए पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। आप नहीं सर, आप जियो का मैं सिम तो खरीदिए। इसके लिए देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप जियो का सिम खरीदिए, उसमें 1.5 GB डाटा डलाइए जी और व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाइए बस।
आपको और कुछ नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जी। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी पूरी जांच हो जाएगी। जैसे ही आप हमारे आईटी सेल के ग्रुप से जुड़ेंगे, आपको पूरा हमारा क्या उसकी प्रोसेस है सब रूबरू करा दिया जाएगा। नहीं, अगर सर नहीं जुड़े तो देखिए मतलब ये आपके ऊपर है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं दबाव नहीं बना सकता। लेकिन आप देखिए ना कितना जो भी हमारे यहाँ से निकले हैं संस्थान से, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर चाहे तो सर आईटी सेल से निकले हुए पत्रकार, तो आप उनके कंटेंट देख लीजिए कि बरगला रहा है खालिस्तान, या किसानों को कौन बरगला रहा है, विपक्ष की साजिश, पाकिस्तान से पैसा, विदेशी फंडिंग, इस तरीके की तो चीजें बताने लगते हैं वो लोग। हाँ, तो देखिए क्या है कि अब हमारा दर्शक जो है वो न्यूज देखता है, वो बोर हो जाता है अगर माइक लेकर सीधे खड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत पुराना तरीका है और आजादी के बाद से चल रहा है। हमने क्या किया, थोड़ा सा उसमें तब्दीली लाई। अब देखिए आप स्टूडियो देखिए कितने चमकदार हो गए हैं। एंकर की फिटनेस देखिए, आप दौड़ के लद्दाख से पैंगोंग और कश्मीर से कन्याकुमारी 2 मिनट में स्टूडियो में ही पहुंच जाता है। और कुछ तो इतना है कि वो चांद तक पहुंच गए। अब देखिए सूट पहन के वीडियो भी वायरल हुई थी, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पूरा सूट पहन के, और कुछ ने तो तेजस भी उड़ाया है। तो आप देखिए, लोग कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे पे तेजस उतार दिया और मिग 21, हम तो स्टूडियो में उतार देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकार में कितना काम हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अच्छे पत्रकार हैं वो हाशिए पे हैं आज के दौर में? देखिए वो हाशिए पे हैं, और अब उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि मुख्य धारा से नहीं जुड़े। वो जो हम एक राष्ट्रव्यापी योजना चला रहे थे वो उससे नहीं जुड़े जी, जिसके चलते अब उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ा जी। नहीं तो सर, आपका जो आईटी सेल से निकला हुआ जो क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है कि पत्रकार हमेशा आप ही की सरकार में एक बड़े कद्दावर नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पत्रकारिता का सत्ता के साथ मिलना नैतिक अपराध है। तो मतलब जो पत्रकारिता तो वही है जो सत्ता से सवाल करे, और आप तो डरते हैं, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। देखिए उस वक्त की पत्रकारिता भी तो ऐसी थी, इस वजह से उन्होंने बयान दिया था। आज देखिए पत्रकारिता का आप स्वरूप देखिए कितना बदल गया है। भाई कोई एंकर जो है दिन भर ड्रग्स दो इस तरह से, देखिए कितनी ऊर्जा लगती है इसमें। आप ये देख नहीं रहे उनकी मेहनत देखिए। बदल गया या बदल दिया गया? देखिए अब ये तो न्यू इंडिया है। देखिए सर, मैं सीधी एकदम सपाट बात करूंगा। ऐसी भी कई खबरें आई जहाँ पे सुनने में आया है कि आपकी सरकारों में ही पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे कई अनगिनत मामले मैं आपको गिना सकता हूँ। आप कह रहे हैं न्यू इंडिया है, क्या इस तरीके से आप भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? देखिए विश्व गुरु तो बनेगा, अब उसमें हाँ थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, क्योंकि हम लोग बीच में भी कई दूसरी चीजों में व्यस्त रहे अंदर। बाकी अब देखिए ना, विश्व गुरु की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। हमारे व्हाट्सएप पर जो है हमारे इतने फॉरवर्ड्स में की इतनी ताकत है कि हम लोग किसी भी दंगे को भड़का भी सकते हैं और शांत भी करवा सकते हैं। तो हम देखिए, हम वही है कि हम सृजन भी कर सकते हैं और विनाश की ओर भी जो है ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान देखिए सृजन पे। नहीं, आप कह तो रहे हैं ना सर कि बनेगा, पर आपका कोई रोड मैप नजर नहीं आता। कोई खाका जो आपने खींचा हो वो दिखता नहीं है। ये मैपलेस इकोनॉमी है, जैसे पेपरलेस इकोनॉमी आपने बात करी, ये मैपलेस है कि आपको कोई रोड मैप कोई देखिए मैप में क्या है, बड़ी दिक्कत होती है। कई बार दूसरे देश का हिस्सा अपने में आ जाता है, कई बार हमारा उनके में चला जाता है। तो देखिए ये हमने मैप वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया है। अब क्या है, अब सब कुछ डिजिटल होगा। अब सीधे नासा तस्वीर जारी करेगा और उसी के अनुसार हम लोग जो है, अब ये खत्म मामला। बहुत उसमें झंझट होता था। अभी हमारा भी कुछ हिस्सा चीन में चला गया था, और तो नेपाल ने तो देहरादून तक को अपना बता दिया था। वो बड़ी मुश्किल से हमने उनको शांत कराया। तो देखिए ये सब है, हम बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आपकी जो कूटनीति, जो आपके आईटी सेल से निकले हुए लोग हैं या जो आम जनता है, वो भी आईटी सेल में काफी कुछ देखती है। मैं आपको बताऊं, आपके फेसबुक पेजेस, आपके फेसबुक पे वो सारी चीजें पढ़ती देखती है, तो वो कहते हैं कि डंका बज रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई पत्रकार लेखक ये कह रहे हैं कि नहीं, ये डंका नहीं बज रहा। जैसे आपके सीए के दौरान जो हुआ, बांग्लादेश आपसे काफी नाराज हुआ। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने हमारे यहाँ आने का दौरा कैंसिल कर दिया, क्योंकि आप ही के लोगों ने कह दिया था कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं।
तो वो नाराज हो गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप क्या मतलब भारत से लोग बांग्लादेश जाते हैं कमाने के लिए, आपके नेपाल के साथ रिश्ते बिगड़ गए, आपने चीन के साथ इतनी रिश्ते क्यों बिगड़े? देखिए बांग्लादेश वाले बगैर हमारी इजाजत के वीपीएन यूज करके हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे थे। और ये देखिए कितना गलत है। जब हमने एक जो लीगल तरीका बताया, आप हमारे भारत आइए और एडमिशन लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप वीपीएन यूज करके हमारे शिक्षकों से फ्री में जो है शिक्षा लेंगे, ये गलत है। देखिए किसी भी देश में जो शिक्षक होता है उसका बड़ा सम्मान होता है, और आईटी सेल का हो तो फिर तो और भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बताइए यहाँ पे किस तरह का हमने उनसे बात करी, हमने कहा देखिए अगर आपको जरूरत है तो आप उन्हें भेजिए, एजुकेशन लोन हम दिलवाएंगे। पूरी बात हो गई। आपकी मित्रता चीन के साथ भी थी, हालांकि जो आपके आईटी सेल से निकले हुए पत्रकार हैं वो जरूर आपसे सवाल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीन को समझने में हमारे प्रधानमंत्री ने गलती कर दी। उन्होंने मनमोहन सिंह या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी या और कई जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कुछ सीखा नहीं। आप देखिए ना, 18 बार जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए अलग अलग मौकों पे शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, झूला झुला चुके हैं, नारियल पानी पिला चुके हैं, फिर ये रिश्ते कैसे बिगड़ गए? देखिए क्या है कि एक कहावत है कि जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उस लड़ाई झगड़ा और गुस्सा भी, तकरार भी वहीं होती है। जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है। तो अब ये आप समझिए यहाँ पर प्यार है कि तकरार है। नहीं, प्यार है तकरार है वो बात अलग है, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से स्टैंड ऑफ है और प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट नाम लेने से भी कतराते हैं। बल्कि आप अगर पुराने प्रधानमंत्रियों को देखें तो इंदिरा थी या और भी प्रधानमंत्री एटलीस्ट वो नाम जरूर लेते थे। इंदिरा गांधी ने तो धमका तक दिया था चीन को, तो हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं लेते? ये कूटनीति है या फिर हम कहीं ना कहीं उन्होंने धमका दिया? देखिए गलत किया ना। अगर युद्ध हो जाता तो देखिए हुआ था। देखिए हम एक सेकंड लगता है यही दिक्कत है कि आपके जो प्रवक्ता है वो पढ़ लिख के नहीं आते। 1967 में युद्ध और हमने खदेड़ा था चीन को नाकुला के उसी का नतीजा है ना। देखिए आपने खदेड़ दिया, अब वो पलट के वार करेंगे तो कर रहे हैं। तो ये सब तो ये वही ना, यूपीए का किया धरा। नहीं ठीक है, यूपीए का किया धरा। आप कह रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखते, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2013 में कहा था कि हम चीन को लाल आंख दिखा देंगे, हम चीन को ये कर देंगे, चीन को वो कर देंगे। वो सारी चीजें कहाँ है? हाँ तो देखिए लाल आंख दिखाएंगे ना, आंखें तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन जो है खदेड़ देना और उनको जो है ईंट से ईंट बजा, ये सब गलत है ना। देखिए क्या है कि हम लोग बैठकर शांति से, हम लोग शांति वार्ता में विश्वास रखते हैं। और लेकिन सर कोई रिजल्ट तो निकल नहीं रहा ना। इवन तो इस समय तो ये हालत है कि मीडिया भी अहम मुद्दों को कवर नहीं कर रहा है। ये सारे मुद्दे अखबारों तक ही सीमित रह जाते हैं, टीवी पे तो दिखते ही नहीं है, और आम लोगों को इस वजह से लगता है कि सब चंगा थी। तो ये भी आपकी उपलब्धियों में ही गिना जाएगा। हेलो मुझे लगता है कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। जी हो गया